जयपुर ग्रामीण पुलिस ने गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 94 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक बताई जा रही है। यह अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और साइबर सेल की निगरानी में तकनीकी संसाधनों के उपयोग से संचालित किया गया। बरामद मोबाइल संबंधित पीड़ितों को सौंप दिए गए, जिससे उनके चेहरों पर खुशी लौट आई और पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत हुआ। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि मोबाइल गुम या फिर चोरी होने पर तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ CEIR पोर्टल पर शिकायत अवश्य करें, ताकि समय रहते कार्रवाई संभव हो सके। तो तमाम चोरी किए गए मोबाइल फोन्स के मामलों में पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया है और इस अभियान में जो मोबाइल फोन्स चोरी हुए, पुलिस को सफलता लगी है कि उन्होंने कई आरोपियों को पकड़ा है और साथ साथ उनके पास से ये चोरी हुए मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए हैं और जिनके भी ये मोबाइल फोन है उन सभी को लौटा दिए गए हैं। अब सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पर रीको पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने छापरी चौकी पर नाकेबंदी के दौरान की कार्रवाई। राजस्थान से गुजरात की ओर जा रही कार से 20 किलो 40 ग्राम चरस बरामद किया गया है। बरामद किए गए चरस की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कार को बरामद कर मामले में 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी तनु विमल और नवीद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का अभियान, सिरोही के आबू रोड में पुलिस ने कार्रवाई की है और कई आरोपियों को पकड़ा है। एक कार बरामद की गई है। इस कार से 20 किलो से भी ज्यादा मादक पदार्थ अवैध रूप से जो जिसका परिवहन किया जा रहा था, वो मादक पदार्थ जो है वो बरामद किया गया है। वहीं झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर है। विद्युत तारों में स्पार्किंग के चलते गेहूं की फसल में लगी आग। आग से रामपुरा निवासी बजरंग लाल मीणा के खेतों में खड़े करीब 5 बीघा गेहूं जलकर हुए राख। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से खेतों में खड़े सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलने से बची। पनवाड़ थाना क्षेत्र के रामपुरा भगवानपुरा खेत माल की यह घटना बताई जा रही है। तो खड़ी फसल में लगी आग, जिससे किसान को हुआ बड़ा नुकसान। झालावाड़ का ये मामला, विद्युत तारों में स्पार्किंग के चलते गेहूं की फसल में आग लगने का मामला सामने आया है। और अब खबर भरतपुर से है। भरतपुर मार्ग स्थित गहनोली गांव के पास खेत में बड़ा हादसा हो गया है, जब अचानक से बिजली का तार टूटकर गिरने से गेहूं की फसल में आग लग गई। इस घटना में करंट की चपेट में आने से 2 महिलाएं झुलस गईं। घायल महिलाओं की पहचान गौरा और मंतेश के रूप में हुई है, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए भरतपुर जिला अस्पताल भिजवाया गया है। पीड़ित तारा भगोरा ने बताया कि बिजली पोल से डीपी तक तार लंबे समय से ढीले लटक रहे थे, जिसकी शिकायत कई बार विद्युत विभाग को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज अचानक तार टूटकर खेत में गिर गया, जिससे वहां पर रखी गेहूं की फसल में आग लग गई और देखते ही देखते आग फैल गई। करंट की चपेट में आने से दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। घटना की सूचना मिलते ही रूपवास नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं कोटा जिले के रामगंज मंडी के खान कुंभकोट गांव में सोमवार सुबह करीब 8 बजे बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब 11 केवी बिजली लाइन अचानक से टूटकर सड़क पर गिर गई और चिंगारियों से जमीन में आग लग गई। घटना के समय पास में पानी की मोटर चल रही थी और 4-5 ग्रामीण नहा रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये पहली बार नहीं हुआ, लाइन कई बार टूट चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि बिजली लाइन मकानों के ऊपर से गुजर रही है, जिससे हर समय खतरा बना रहता है। घटना के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी रोष है और उन्होंने मांग की है कि लाइन को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।
श्रीगंगानगर जिले में एसपी हरिशंकर यादव के निर्देशन में चूनावड़ थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 विदेशी पिस्टल बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी आईपीएस ज्ञानेंद्र भारती के अनुसार आरोपी के पास से एक मॉडिफाइड 9 mm ग्लॉक पिस्टल, एक अन्य 9 mm पिस्टल और एक 32 बोर पिस्टल के साथ मैगजीन और 6 कारतूस जब्त किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये हथियार करीब 2 साल पहले उसके एक फरार साथी द्वारा छुपाकर रखवाए गए थे, जो वर्तमान में विदेश में हैं और हत्या के एक मामले में वांछित हैं। आरोपी इन हथियारों को दूसरी जगह ठिकाने लगाने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मामले में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन और किसी कुख्यात गैंग से जुड़ाव की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर गहन पूछताछ शुरू कर दी है और आगे और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। ने कार्यवाही करते हुए 11G छुट्टी गांव निवासी खुशविंदर सिंह से 3 अवैध पिस्टल बरामद किए, जिसमें से एक मॉडिफाइड ग्लॉक है, एक 9 mm मॉडिफाइड पिस्टल है और एक अनुमानित .32 बोर की पिस्टल है। इस कार्यवाही में मेरी टीम में श्री अब्दुल जब्बार जी, अमित जी और सीताराम जी थे। इसमें सूचना देने में DST 2 की भूमिका थी, जिसमें राजेंद्र स्वामी जी ने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया था। वहीं जालोर में नगर निकायों में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बड़े ठगी गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसमें अब तक 30 पीड़ित सामने आ चुके हैं। मुख्य आरोपी राकेश जीनगर पर आरोप है कि वो पिछले 4 वर्षों से ये नेटवर्क चला रहा था और करीब 200 लोगों से 3 से 10 लाख रुपए लेकर 12 से 15 करोड़ रुपए तक की ठगी कर चुका है। शनिवार को 3 पीड़ितों ने कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद 19 और पीड़ित सामने आए हैं। पीड़ितों के अनुसार उनसे 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक वसूले गए। आरोप है कि विश्वास जीतने के लिए आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए और कुछ लोगों को ज्वाइनिंग तक करवाई है। जांच में सामने आया है कि नगर निकायों के रिकॉर्ड में ऐसी किसी भी नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। जालोर नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त ने भी स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां फर्जी हैं और परिषद का इससे कोई संबंध नहीं है। फिलहाल पुलिस बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है, जबकि आरोपी अभी फरार है। 23 तारीख को ईओ का एग्जाम होने के बाद मैं ऋतिक का काम करवा दूंगा। ऋतिक को मैंने लगाया है कनिक साइड के पद पे और इसको मैं इसका काम करवा दूंगा। ठीक है। वहीं टॉक में महावीर जयंती के अवसर पर भगवान महावीर के 2625वें जन्मोत्सव पर भव्य आयोजन देखने को मिला। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निकली प्रभात फेरियों का संगम ऐतिहासिक टोंक घंटाघर पर हुआ है, जहां पर जैन समाज के महिला, पुरुष और युवाओं की बड़ी संख्या उमड़ पड़ी। श्रद्धालु अहिंसा, परमो धर्म और भगवान महावीर के जयकारों के साथ पूरे उत्साह से आगे बढ़ते नजर आए। शहर में शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। पटेल सर्कल स्थित अहिंसा सर्कल पर अभिषेक और शांति धारा का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण महोत्सव के दिन आज पूरे टोंक में अहिंसा सर्किल, बड़े कुएं, ब्राइन टोंक से भव्य शोभा यात्रा जुलूस के रूप में निकलती हुई पटेल सर्किल अहिंसा जैन स्तंभ पर पहुंचती है। यहाँ पर आकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव के ऊपर निर्माण अभिषेक किया जाता है। साथ ही पूरा जैन समाज एक जगह बैठ कर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण धूमधाम से मनाया जाता है। मैं अपनी तरफ से आज पूरे जिले वासियों को और पूरे टोंक की जनता धर्मावलंबी बंधुओं को महावीर जन्म कल्याण महोत्सव की और ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। वहीं रामगढ़ कस्बे में भगवान महावीर जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई, जहां पर जैन समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सुबह से मंदिरों में पूजन, अभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान हुए। इस अवसर पर भगवान महावीर को सजे धजे चांदी के रथ में विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य बाजार समेत विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भजनों और जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति में हो गया और जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। दिन भर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संध्या में भक्ति संध्या, महाआरती और पालना झुलाने जैसे आयोजन भी किए जाएंगे। महावीर जयंती का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रातः नित्य पूजा, अभिषेक और शांति धारा का कार्यक्रम किया गया। उसी के बाद
पूरे समाज ने सामूहिक अल्पार किया गया। इसके बाद भव्य रथ यात्रा मंदिर से मुख्य बाजार होते हुए पुण्य मंदिर जी के अंदर आई और आने के बाद कलशाभिषेक हुआ। इसके बाद सभी समाज के लोगों ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और बच्चों के द्वारा डांस प्रतियोगिता और गायन प्रतियोगिता की जाएगी और उसके बाद विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। अलवर के राजगढ़ में सोमवार को भगवान महावीर स्वामी का 2625वां जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। श्री दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में आयोजित इस अवसर पर पूरा कस्बा भगवान महावीर के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भव्य रथ यात्रा रही, जिसे कमेटी की गली स्थित जैन मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद रवाना किया गया। भगवान महावीर को सुसज्जित पालकी में विराजमान कर शाही लवाजमे और बैंड बाजों के साथ मुख्य मार्गों से निकाला गया। श्रद्धालु त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की जैसे तमाम नारों के साथ भक्ति में लीन श्रद्धालु नजर आए। चौपड़ बाजार और गोल सर्कल समेत प्रमुख स्थानों पर पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया गया। महिलाएं भजनों पर नृत्य करती हुई शोभा यात्रा में शामिल रहीं, जिससे पूरा माहौल आध्यात्मिक हो गया। नसिया जी मंदिर पहुंचने पर भगवान का अभिषेक, शांति धारा और विश्व शांति की कामना के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। इसके बाद आयोजित सामूहिक भोज में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जैन समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। लेकर के बड़े मंदिर से नाचते गाजते और हर्षोल्लास के साथ में नशा जैन मंदिर में पधारे। भगवान ने एक संदेश दिया था, जियो और जीने दो, जिसका कि आज संसार के अंदर 35 देशों के अंदर युद्ध हो रहा है। वो यही कारण है। अगर ये जियो और जीने दो की सिद्धांत के अगर मानते हैं तो ये युद्ध सब बंद हो जाए। लेकिन आपसे घृणा, नफरत, दूसरा अपरिग्रह सबसे बड़ा बताया था महावीर स्वामी ने कि आवश्यकता से ज्यादा कोई वस्तु नहीं खरीदे। हमारे संसार में अमेरिका ये चाहता है सबके ऊपर मैं अधिकार कर लूं और सब मेरे अधीन हो जाए। झुंझुनू में पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कहा है कि बामनवास गांव में रिटायर्ड फौजी उदयवीर सिंह की हत्या के बाद जो हालात बने हैं वो गंभीर हैं। उन्होंने ग्रामीणों की मांगों को जायज बताया और पुलिस से अपील की है कि आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और अवैध संपत्ति और अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाए ताकि इलाके में शांति कायम हो सके। अहलावत ने कहा कि घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया है और इसे देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती जरूरी थी। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और कानून के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो झुंझुनू में आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 11 पर चक्का जाम कर दिया। जाम के चलते ट्रैफिक को पुलिस ने डाइवर्ट जरूर किया, लेकिन परेशानी फिर भी आई। एएसपी देवेंद्र राजावत ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। रिटायर्ड फौजी की हत्या के मामले में ग्रामीण आक्रोशित नजर आए और सख्त कार्रवाई को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। और वहीं दूसरी तस्वीर आप बुलडोजर कार्रवाई की देख रहे हैं। ये बुलडोजर कार्रवाई आरोपी के ठिकानों पर हुई है। सुरक्षा बलों की तैनाती समेत यहां पर प्रशासन की तैनाती के बीच ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अवैध संपत्ति और अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। इलाके में शांति कायम रखने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। तो लगातार जो ग्रामीण मांग कर रहे थे उन मांगों को सुना भी गया और उसके बाद ये कार्रवाई की जो तस्वीरें हैं ये भी सामने आई हैं। बामनवास गांव में रिटायर्ड फौजी उदयवीर सिंह की हत्या के बाद जो ग्रामीण हैं वो काफी गुस्से में लग रहे थे। न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ग्रामीणों की मांगों को सीरियसली लिया गया है और बुलडोजर कार्रवाई की गई है। कल रात जो वारदात हुई वो जघन्य अपराध तो है ही है, साथ साथ मानवता का विश्वास उठने वाला कांड है और कोई भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं होगा कि इंसानों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। ये तो हद हो।
वहीं सुमेरपुर के तखतगढ़ से खबर है, जहां पर सोमवार को जल विभाग कार्यालय में पानी के बिल जमा कराने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। एक दिन पूर्व ही बिल वितरण होने और 30 मार्च अंतिम तिथि होने के कारण सुबह से ही लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। जानकारी के अनुसार पहले ये व्यवस्था नगर पालिका के अधीन थी, जिसे कुछ महीने पहले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED को सौंप दिया गया था। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता समय पर बिल जमा कराने पहुंचे और भीड़ को देखते हुए विभाग ने कार्यालय समय शाम 6 बजे के बाद भी काउंटर खुले रखने का निर्णय लिया। अधिकारियों ने नागरिकों से धैर्य बनाए रखने और व्यवस्थित रूप से बिल जमा कराने की अपील की है। तो PHED को लेकर नागरिकों का गुस्सा फूटा। हालांकि अधिकारियों से जब बात हुई तो तखतगढ़ में पानी के बिल को लेकर ग्रामीणों से अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया है कि उनकी तमाम जो परेशानियां हैं उसका समाधान करेंगे और PHED को व्यवस्था को सुधारने को लेकर यहां पर ग्रामीण अपनी नाराजगी भी जाहिर करते नजर आए। वहीं PHED विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। तो व्यवस्थित रूप से बिल जमा कराने की अपील की गई है। अधिकारियों ने नागरिकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। 6 बजे के बाद भी काउंटर खुले रखने का निर्णय लिया गया है। तो काफी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं दौसा शहर में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। कोतवाली थाने में तैनात ASI बाबूलाल चौधरी और एडवोकेट रिद्धि चंद शर्मा के बीच हुए विवाद के बाद सोमवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और संबंधित पुलिसकर्मी के निलंबन की मांग की है। वकीलों ने कोर्ट परिसर से रैली निकालकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक मार्च किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच तीखी बहस भी हुई है। स्थिति को संभालने के लिए SP सागर राणा ने वार्ता का प्रयास किया है, लेकिन माहौल और गर्मा गया। नाराज अधिवक्ता वापस लौट गए और विरोध जारी रखते हुए कोर्ट परिसर के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा ने चेतावनी दी है कि जब तक ASI को निलंबित कर माफी नहीं मंगवाई जाती, आंदोलन जारी रहेगा। घटना के बाद शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन के सामने हालात संभालने की चुनौती खड़ी हो गई है। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता रिद्धि चंद शर्मा दौसा थाना कोतवाली में गए। उसके साथ में वहाँ पे कार्यरत पुलिसकर्मी बाबूलाल चौधरी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, अभद्र वार्तालाप की गई, डराया धमकाया गया कि ज्यादा बकवास करोगे तो मैं हवालात में डाल दूंगा। बड़े बदतमीजी से पेश आए। साथ ही कहा था हमने वर्दी ऐसे, पुलिस वाले ने कहा वर्दी ऐसे प्राप्त नहीं की है। वो शायद भूल गया कि उसकी वर्दी तो फिर भी मिल सकती है। वकील की वर्दी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत से वर्दी मिली है। हम वकील के साथ में, वकील के समुदाय के साथ में हैं और हम हमारे वकील को न्याय दिला के रहेंगे। पुलिस प्रशासन को नीचे गिरना पड़ेगा, क्षमा मांगनी पड़ेगी और दोषी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर। कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम कल होगा जारी। परिणाम जारी करने की तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जारी करेंगे 12वीं का परिणाम। इससे पहले 24 मार्च को 10वीं का परिणाम जारी हो चुका है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी साथ होगा जारी। तो कल 12th बोर्ड का रिजल्ट जारी हो जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जारी करेंगे 12वीं का परिणाम। तो 12वीं के छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर कल बेहद महत्वपूर्ण दिन और कल उनका 12वीं बोर्ड का जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। तो 24 तारीख को 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ था और अब 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कल जारी होने वाला है। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, कल कक्षा 12वीं की परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा। इस बार पहली बार हुआ था जब 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम पहले जारी हुआ हो और बाद में 12वीं का, लेकिन दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट समय रहते आ रहा है, जिसमें हम तारीफ कर सकते हैं शिक्षा व्यवस्था की कि समय रहते जो रिजल्ट हैं वो जारी हो रहे हैं।
देखिए निश्चित रूप से नंदनी, क्योंकि इस बार जो है शिक्षा विभाग के द्वारा कई तरह के नवाचार यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसमें एक नवाचार है कि 1 अप्रैल से जो नया शिक्षा सत्र है सीबीएसई की तर्ज पर वो जो है शुरू आरबीएसई द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में जो 10वीं का रिजल्ट है वो 12वीं से पहले जो है जारी कर दिया गया था। हमने देखा था कि 24 तारीख को जो है 10वीं का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया था। ऐसे में 12वीं का रिजल्ट भी है जो वो तैयार हो गया है। ऐसे में कल जो है ये रिजल्ट जारी होगा। संभावना ये है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उदयपुर से कल वर्चुअली जो है ये रिजल्ट है वो जारी करेंगे। चलिए शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कल 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा।